नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों एसएससी एमटीएस के लिए जो प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही थी, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए। तो जिनका भी एग्जाम बाकी है, आशा करते हैं कि नियमित आप वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे और पहले की जो भी एनालिसिस वाली पीडीएफ है और वीडियो है उन्हें ज़रूर वॉच कर लिए होंगे और पीडीएफ से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो हमारा प्रश्न है, बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी। देखिए, जो प्रथम महिला होती है यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में। जैसे प्रथम महिला ओलंपिक में पदक किसने जीता, प्रथम महिला फला अवार्ड कब मिला, है ना, पर प्रथम महिला ये फला पोस्ट होल्ड करने वाली कौन है ना। तो ये सब जरूर ध्यान रखें। ये सब आपको जो है लूसेंट के विविध में मिल जाएंगे, लेकिन जो नए ऐड हुए वो चीज़ नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राप्त करने वाली प्रथम महिला जो है ये शांता रंगास्वामी थी। कौन थी? शांता रंगास्वामी। तो इनका भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो अभी मैंने कहा कि प्रथम महिला ओलंपिक के अंदर पदक जीतने वाली, तो कर्णो मल्लेश्वरी, है ना, कर्णो मल्लेश्वरी जो है ये प्रथम बार पदक जीती थी ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज पदक के रूप में, है ना। 2 ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला पीवी सिंधु, है ना। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने वाली प्रथम महिला बीएस रमा देवी, है ना। तो ये सब कुछ की पोस्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रथम जस्टिस बनने वाली महिला फातिमा बीबी, हाई कोर्ट के अंदर प्रथम बार चीफ जस्टिस बनने वाली महिला लीला सेठ, है ना। तो ये सब कुछ जो है महिला की पोस्ट में बैठी, उनको जरूर ध्यान रखें, है ना। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, है ना। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल सिंह, ये सब जरूर ध्यान रखें, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर शांता रंगास्वामी हो गई कि बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था। बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम पुरुष खिलाड़ी कौन है? लाला अमरनाथ है। और लाला अमरनाथ से आपके सीजीएल में क्वेश्चन आया पिछले साल कि भाई भारत के लिए टेस्ट मैच में प्रथम बार शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो ये है आपका लाला अमरनाथ। टेस्ट क्रिकेट में पहला जो शतक लगाया भारत के लिए ये लाला अमरनाथ है। ठीक है, नीचे वाली लाइन पे जरा गौर फरमाइए। टी20 क्रिकेट में प्रथम शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हुए? सुरेश रैना, है ना। आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन बात यही सही है कि टी20 क्रिकेट में इंटरनेशनल लेवल पे प्रथम बार शतक लगाने वाले खिलाड़ी जो है सुरेश रैना ही हुए। और इसी के साथ सुरेश रैना जो है तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय हो गए। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, तीनों फॉर्मेट में प्रथम बार शतक लगाने वाले भारतीय जो हैं सुरेश रैना है। बाद बाकी जो आपका मिताली राज है उनके नाम से कई सारे रिकॉर्ड जुड़े हुए हैं क्रिकेट के अंदर, तो वो बात भी ध्यान रखेंगे। 10,000 रन तक पहुंचने वाली प्रथम महिला, है ना। इसके अलावा 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली प्रथम महिला, ये सब मिताली राज के नाम से जुड़े हुए हैं। और मिताली राज को 2021 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया गया था। अभी क्रिकेट में नहीं है, मिताली राज संन्यास ले लिए। इसके अलावा बीसीसीआई की स्थापना कब होती है, ये क्वेश्चन आपको सीआरपीएफ में पूछा गया था। तो बीसीसीआई की स्थापना जो है ये 1928 ईस्वी में हुआ है ना। इसके अलावा बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। ये किसे प्रोसीड किया है? तो ये आपका सौरभ गांगुली साहब को किए हैं और ये सक्सीड हुए कौन? रोजर बिन्नी। ठीक है, अगर बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष भी आपसे पूछ दे तो ग्रांट गोवेन, ये अंग्रेज अधिकारी थे, क्योंकि 1928 में तो हम आजाद थे नहीं कि हम बन जाते, है ना। तो ये ग्रांट गोवेन जो है तो बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष बने थे। देखिए, आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखें। सबसे पहले तो इसका मुख्यालय ध्यान रखें। अच्छा, बीसीसीआई का मुख्यालय भैया मुंबई में है और आईसीसीआई का मुख्यालय जो है ये दुबई में है ना। और आईसीसी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये ग्रेग बर्कले हैं, जो न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, ग्रेग बर्कले ये न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। इनके कार्यकाल में बढ़ोतरी करके जो है एज इट इज रखा गया है। ठीक है, तो ये सब बातों को ध्यान रख लेंगे, है ना। इसके अलावा जो अभी आईपीएल हुआ है, यहाँ से आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। जैसे ऑरेंज कैप किसे मिला, पर्पल कैप किसे मिला, कौन जीता, कहाँ पर लास्ट मैच हुआ था, है ना। ये सब कैमा संस्करण था, कितने टीम भाग लिए थे, है ना। इसमें सबसे अधिक कोई नया रिकॉर्ड बना हो तो वो। इसके अलावा जो है मतलब ये जो भी है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ चीज़ का जिक्र कर देता हूँ आपको, है ना। मैं हमेशा आपको जो है ऑथेंटिक चीज़ देने का प्रयास करता हूँ दोस्तों, है ना। मैं चाहता हूँ कि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिले और आपकी सफलता में अगर थोड़ा सा भी मैं हेल्प कर पाया तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, है ना। आईपीएल का देखिए ये 16वां संस्करण हुआ था, जो आपका कब हुआ था? 2023 के अंदर, है ना। स्पॉन्सरशिप किसके पास था भैया? तो ये टाटा के पास था। इसमें पूछा जाता है कि स्टैटिक टाइम आउट का समय कितना था, तो 2.5 मिनट, है ना, 2 मिनट 30 सेकेंड। इसके अलावा विजेता कौन रहे हैं? तो सीएसके रहे, चेन्नई सुपर किंग्स।
उपविजेता कौन रहे? जीटी रहे, गुजरात टाइटंस, है ना। इसके अलावा ये चेन्नई सुपर किंग्स का कैमा मेडल है, तो 5वां मेडल है। अंतिम मैच कहाँ पे हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, है ना। अंतिम मैच में जो निर्णय दिया गया किस पद्धति के अनुसार? तो डकवर्थ लुईस पद्धति के अनुसार, है ना। डकवर्थ लुईस सिस्टम, DLS सिस्टम, है ना, डकवर्थ लुईस सिस्टम, इसके अनुसार जो है मैच के ओवर को 15 ओवर में तब्दील करके जो है रिजल्ट दिया गया, है ना। इसके अलावा सबसे अधिक बार जो ट्रॉफी कौन जीते हैं? तो 2 टीम का रिकॉर्ड बराबर है, मुंबई इंडियंस और CSK, ये दोनों 5 टाइम्स जीते हैं। इस मैच में जो 2023 में हुआ है, इसमें ऑरेंज कैप किसे दिया गया और पर्पल कैप किसे दिया गया? तो ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने वाले को तो शुभमन गिल को मिला है, और पर्पल कैप सबसे अधिक विकेट लेने वाले तो मोहम्मद शमी को मिला है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका सबसे अधिक विकेट टेकर है IPL मैच में, ये युजवेंद्र चहल बन गया है, डेविन ब्रावो को पीछे छोड़ते हुए। सबसे अधिक रन जो बनाने वाले हैं विराट कोहली हैं, सबसे अधिक छक्का लगाने वाले क्रिस गेल है, सबसे अधिक चौका लगाने वाले आपका कौन है? डेविड वार्नर, सॉरी हाँ डेविड ये है सबसे अधिक चौका लगाने वाले ये आपका शिखर धवन है ना। तो ये सभी बातों को ध्यान जरूर रखेंगे, ठीक है। अच्छा, IPL में व्यक्तिगत रूप से सबसे बड़ा पारी खेलने का रिकॉर्ड भी क्रिस गेल के नाम है ना। IPL में पहला शतक जो है ब्रेंडन मैकुलम के नाम है। तो ये सभी बातों को जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं हम आगे अगले प्रश्न की तरफ, है ना। अगला प्रश्न हमारा, रूमटेक बौद्ध मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, रूमटेक बौद्ध मठ को काफी बार पूछा जाता है। 2-3 बौद्ध मठ आपके एग्जाम में आते हैं, TCS के एग्जाम में। एक तो रूमटेक आता है, एक तवांग आता है। इन दोनों को तो झर्री लगा देता है पूछ के। तो रूमटेक बौद्ध मठ जो है ये आपका सिक्किम राज्य में है, ठीक है ना। इसे धर्म चक्र स्थान भी कहा गया, धर्म चक्र स्थान भी कहा गया, है ना। धर्म स्थल भी कहते हैं बौद्ध के भाषा में, है ना, रूमटेक बौद्ध मठ को, ठीक है। इसके अलावा एक तवांग मठ है। तवांग मठ जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तवांग मठ। और रूमटेक मठ कहाँ है? सिक्किम के अंदर है। एक ताओ मठ है, ताओ मठ है आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर। मठ किस धर्म से संबंधित है ये तो बात में मैं बता ही दिया, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। हेमिस मठ कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है भैया। हेमिस से आपको बहुत कुछ याद रखना है। हेमिस नेशनल पार्क है, ये भी लद्दाख में है। हेमिस त्योहार भी होता है, हेमिस जो है ये त्योहार भी होता है, हेमिस फेस्टिवल, है ना। और हेमिस जो है मठ भी है ना। इसके अलावा धामेक स्तूप धमेक बोलते हैं, ये आपका जो है उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थित है, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। कुछ गुफाएं जैसे बराबर की गुफाएं ये बिहार में मैंने कल भी बताया था, भीमबेटका की गुफाएं, बाघ गुफाएं, उदयगिरी गुफाएं ये मध्य प्रदेश में है, चंदा देवी गुफाएं छत्तीसगढ़ में है, और बराह गुफाएं तमिलनाडु तथा बोरा गुफाएं आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ से भी आपको आ सकती है काम एग्जाम के अंदर, गुफाएं कहाँ कहाँ पे हैं, है ना। तो ये जो है कुछ पॉइंट जरूर ध्यान रखें, है ना। इसके अलावा पुस्तक का नाम है वाइज एंड अदरवाइज ए सैल्यूट टू लाइफ। पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, ये महान जो है मतलब लेडी हैं, बहुत बड़े हस्ती हैं, ये सुधा मूर्ति के द्वारा ये लिखा गया पुस्तक है वाइज एंड अदरवाइज। सुधा मूर्ति जो है इन्फोसिस कंपनी का नाम आपने सुना होगा, इन्फोसिस कंपनी के जो है अध्यक्षा भी है ना। और इन्फोसिस कंपनी के जो मालिक हैं इनके पत्नी भी हैं सुधा मूर्ति। और भी एग्जाम्पल इसको रिलेशन में दूं तो जो ब्रिटेन के नया प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक, इनके ये सासू माँ है आपके कौन? सुधा मूर्ति, है ना। ऋषि सुनक का जो शादी हुआ है इन्फोसिस के मालिक जो है उनकी बेटी से हुआ है ना। तो ये इन्फोसिस की जो अध्यक्षा है सुधा मूर्ति, ऋषि सुनक के क्या हो गई? सासू माँ हो गई। तो इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, इनके लेखक कौन है? सुधा मूर्ति को इसका वाइज एंड अदरवाइज ए सैल्यूट टू लाइफ। अभी सुधा मूर्ति जो है एक प्रोग्राम में भी आई थी, काफी जो है लोग वीडियो देख रहे हैं, है ना। इसके अलावा सुधा मूर्ति की अन्य पुस्तक जो है ये है हेयर देयर एंड एवरीवेयर। क्या? हेयर देयर एंड एवरीवेयर, है ना, यहाँ वहाँ और हर जहाँ, है ना। इसके अलावा द मैजिक ड्रम, चेंजिंग इंडिया, मिजरेबल सक्सेस, ये सब किसके हैं? सुधा मूर्ति के पुस्तक हैं, ठीक है। इसके अलावा सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन से जुड़ी हुई महिला, ये मैंने अभी ही बता दिया, ठीक है। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द। अब देखिए जो गिने चुने राइटर हैं उनके मैंने बुक का PDF भी आपको दे दिया है और वीडियो तो बना ही दिया है, तभी तो PDF दिया हूँ, है ना। जैसे सलमान रश्दी, KR नारायण, मुल्क राज आनंद, है ना, BS नयपाल, विक्रम सेठ, शशि
थरूर, किरण देसाई, अनीता देसाई, है ना। ये जो भी गिने चुने राइटर हैं, जो भी अच्छे राइटर हैं, सभी की मैंने पुस्तक एक ही जगह अरेंज करके आपको जो है पीडीएफ दे दिया है। तो इसमें हमारी अब कोई दोष नहीं, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो, है ना। बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द SLR का एल में एल का क्या फुल फॉर्म होता है? देखिए SLR, CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, ये सब आप RBI के टर्म में जरूर सुनते होंगे। तो SLR में जो है एल का फुल फॉर्म होता है लिक्विडिटी, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, है ना। तो इसमें जो है तरलता के लिए लिक्विडिटी, लिक्विड शब्द से बना है लिक्विडिटी, है ना। तरल का मतलब ये होता है लिक्विड फॉर्म, है ना, तो इसको लिक्विडिटी कहेंगे, है ना। ये SLR। इसी प्रकार से एक होता है जी CRR। यहाँ देखिए आपके सामने है CRR। CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। इसके अलावा NEFT होता है, इससे पैसा ट्रांसफर होती है। जब आपकी जॉब लगेंगे तो इसी से पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी, सैलरी, है ना। तो NEFT क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ECS क्या होता है? ये भी इसी प्रकार का है, पैसा ट्रांसफर करने का मोड है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। इसके अलावा RTGS क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये तीनों के तीनों मोड है पैसा ट्रांसफर करने का, लेकिन अब ये दोनों कम चलते हैं इंडिया के अंदर। NEFT ज्यादा चलती है क्योंकि ये फास्ट है। इसके अलावा ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बहुत सारे बच्चे इतने दिन हो गए ATM यूज करते हुए, लेकिन इसे बोलेंगे ऑटोमेटिक टेलर मशीन बोल देंगे, तो यहीं पे गलत हो जाएगा। ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि हमेशा अपने आप निकलता रहता है। क्या ATM में हमेशा अपने आप पैसा गिरता रहता है क्या? नहीं ना, आप जाके पासवर्ड डालते हो, कार्ड डालते हो, तभी पैसा निकलती है। तो इसका मतलब ये ऑटोमेटेड है, नोट ऑटोमेटिक है ना। तो ये ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि अपने आप गिरता रहना, है ना। जैसे पानी की फव्वारा वगैरह भाई ऑटोमेटिक रहता है, अपने आप गिरते रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ATM में कि पैसा गिरता रहता तो मैं वहीं बैठा रहता, झोला लेके भर लेता पूरा, है ना। अगला जो हमारा प्रश्न है, दिसंबर 2022 के अनुसार मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? देखिए जो मुख्यमंत्री है ये आगामी CGL एग्जाम के लिए, क्योंकि CGL एग्जाम के लिहाज से भी ये मैं क्वेश्चन रख दिया हूँ, क्योंकि CGL वाले बच्चे भी MTS वाले तो देखते ही है ना। तो इसमें क्या है, मुख्यमंत्री से क्वेश्चन तो इस MTS में पूछा नहीं, फिर भी मैंने यहाँ पे एक रख दिया है, क्योंकि मणिपुर में अभी क्या है, बवाल चल रही है। जैसा कि आप जानते ही हैं, वहाँ के जो जनजाति है ना, उनके लेकर जो है बवाल हो रही है मणिपुर के अंदर, और काफी हिंसक रूप भी ले लिए हैं। तो यहाँ के मुख्यमंत्री राज्यपाल से क्वेश्चन आना लाजमी हो जाता है। तो CGL में भी काम आ जाएगी और MTS में भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो दिसंबर 2022 के अनुसार मणिपुर की मुख्यमंत्री कौन है? तो N बीरेन सिंह है। किस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं? तो BJP से ताल्लुकात रखते हैं। मणिपुर के राज्यपाल कौन है भैया? अनसुईया उइके। ये पहले छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी, ठीक है, अभी जो है ये मणिपुर की राज्यपाल बनी है अनसुईया उइके। थांगटा जो है ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। थांगटा नृत्य युद्ध संबंधी नृत्य होता है, जो मणिपुर का मार्शल आर्ट का एक फॉर्म है ना। और मैंने कलारीपट्टू बता दिया था कि साउथ में इसी प्रकार के जो फॉर्म होते हैं मार्शल आर्ट के, उसे कलारीपट्टू कहा जाता है ना। इसके अलावा मणिपुर में भैया मणिपुरी नृत्य होती है, जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है ना। मणिपुर में आपका लाई हरोबा त्योहार भी होता है ना। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे मणिपुर के रिगार्ड में, है ना। चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? देखिए मैंने 4 शासक के नाम बताए हैं जिसके मंत्री परिषद आपके एग्जाम में आते हैं। एक तो शिवाजी के आते हैं, एक आपका कृष्णदेव राय साहब का आते हैं, कृष्णदेव राय साहब का, है ना। शिवाजी का, कृष्णदेव राय साहब का, मैं शिवाजी साहब पे लिख देता हूँ यहाँ पे, शिवाजी साहब, कृष्णदेव राय साहब, अकबर भाई, और आपका जो है ये विक्रमादित्य साहब, है ना। विक्रमादित्य का भी आता है, विक्रमादित्य। तो देखिए कृष्णदेव राय साहब का जो है, इसे क्या कहा जाता है भाई? अष्ट दिग्गज कहा जाता है, अष्ट दिग्गज कहा जाता है। इनके जो है दरबार में भी 8 कवि हुआ करते थे। शिवाजी के जो मंत्री परिषद थे इसे अष्ट प्रधान कहा जाता है ना। अकबर साहब के जो मंत्री परिषद थे इसे नवरत्न कहा जाता है, नवरत्न, है ना। और जो विक्रमादित्य साहब के जो मंत्री परिषद थे इसे भी नवरत्न ही कहा जाता है। तो ये चारों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं मंत्री परिषद के रिलेट करके। अच्छा, शिवाजी महाराज को रिलेट करके एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि इनके काल में लिए जाने वाली, यानी मराठों के प्रशासन के दौरान लिए जाने वाली जो टैक्सेस होते थे उसके क्या नाम होते थे? तो भैया टैक्सेस के जो नाम होते थे ना, एक तो चौथ होते थे और एक आपका सरदेश मुखी होते थे। एक तो चौथ होते थे, एक तो आपका सरदेश मुखी होते थे, है ना। तो ये दोनों टैक्सेस हैं जो शिवाजी मतलब मराठा साम्राज्य के अंदर जो है फली फूली थी। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। शिवाजी जो है ये मराठा वंश के संस्थापक हैं, ये आप जानते ही है। इसके अलावा शिवाजी और जयसिंह के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो पुरंदर की संधि हुई थी, है ना। पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच 1665 ईस्वी में हुई थी। इसके अलावा पुरंदर की संधि एक बार और होती है जो अंग्रेज के साथ होती है ना। इसमें दोनों भारतीय शासक हैं, इसमें एक बार में और होती है
1776 में होती है ना। आई होप है ना, थोड़ा मिला लीजिएगा कि 1776 में ही होती है कि हाँ 1776 में ही होती है ना। तो इसमें एक जो रहती है एक पक्ष वो अंग्रेज रहती है ना। इसके अलावा शिवाजी को औरंगजेब ने कहाँ पर कैद करके रखा था, तो जयपुर भवन में कैद करके रखा था, लेकिन शिवाजी महाराज यहाँ से भागने में सफल रहे थे। इसके अलावा शिवाजी के जो गुरु थे उनके दो गुरु थे, एक तो कोंडव देव, एक तो रामदास। रामदास जो है ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक मतलब जो धर्म वगैरह सिखाते हैं ना। और जो एक आपका युद्ध संबंधी गुरु जो थे, मतलब जो वास्तविक लाइफ की जो गुरु थे है ना, ये थे दादा कोंडव देव। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है कि पद्मानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है। देखिए पद्मानी लोक नृत्य जो है ये आपका केरला में की जाती है। कहाँ पे की जाती है? केरला के अंदर की जाती है। पद्यायनी इस प्रकार से लिखते हैं इसे, पद्यायनी, पद्यायनी लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका केरला का लोक नृत्य फॉर्म है। केरल की शास्त्रीय नृत्य जो है ये आपका मोहिनी अट्टम और कथकली है। मैंने आपको बताया है कि मोहिनी अट्टम त्योहार और आपका एक बीसू त्योहार होता है ना, इन दोनों में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, ठीक है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ये भी दोनों जो है केरला का ही है। बीसू जो है केरला का क्या है, तो नव वर्ष है। कल हमने फसल और नव वर्ष वाली सारे त्योहार को एक ही वीडियो में लपेटा था, तो आप देख लीजिएगा, काम आएगी भैया, है ना। इसके अलावा करगा लोक नृत्य जो है ये कहाँ का है, तो ये कर्नाटक का है, करगा, है ना। यार यक्षगान, यक्षगान जो है ये भी कर्नाटक के हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, करगा और यक्षगान, है ना। इसके अलावा कलबेलिया, घूमर राजस्थान के हैं। कलबेलिया को सपेरों वाला नृत्य कहा जाता है, सांपों वाला नृत्य कहा जाता है। ये आपका राजस्थान का है। घूमर जो है ये मीना समुदाय के महिलाओं के द्वारा, खाली महिलाओं के द्वारा गणगौर फेस्टिवल के अवसर पे किया जाता है। बाद बाकी कठपुतली नृत्य भी जो है राजस्थान में की जाती है ना, कठपुतली, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पंडवानी, पंडवानी, राउत नाचा, सुआ, झूमर, ये सब छत्तीसगढ़ में की जाने वाली जो है आपका लोक नृत्य और लोक संगीत का फॉर्म है। इसके अलावा गेंडी, गेंडी भी रख लीजिएगा, ये भी आपका जो है चेंडी है, चेंडी, चेंडी है, चेंडी, ये भी आपका छत्तीसगढ़ में होती है, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा गोटी पुआ, गोटी पुआ जो है उड़ीसा में है। उड़ीसा में आपका नौखाई त्योहार होता है फसल वाली, है ना। नवकलेश्वर महोत्सव होता है, नवकलेश्वर महोत्सव होता है। धनु जात्रा त्योहार होता है ना। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा होता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर है। नंदन कानन वन है ना। चिल्का झील है। गहिर माथा कछुआ अभयारण्य है। कलिंग तट है। हाथी गुम्फा अभिलेख है। लिंगराज मंदिर है। ये सभी के सभी कहाँ पर है? ये सभी के सभी उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा कोस्टल रीजन है, पूर्वी घाट में आ जाती है ना। और उड़ीसा में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम देवमाली है। महेंद्रगिरी की चोटी भी उड़ीसा के अंदर ही स्थित है। पटनायक साहब सीएम है। ये सभी बात उड़ीसा के रिगार्ड में आपको याद रखना है। ओलिव रिडले कछुआ प्रजाति उड़ीसा में पाई जाती है। इसके अलावा अभी जो आपका हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था 2023 के अंदर, ये भी भुवनेश्वर और राउरकेला उड़ीसा के अंदर हुआ है। उड़ीसा के अंदर ही आपका गोल्डन बीच है, गोल्डन बीच है ना, गोल्डन बीच, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। सुनहरा कलर का दिखता है गोल्डन बीच, बहुत ही अच्छा, जाइए एक बार। अगला प्रश्न, अगला जो हमारा पॉइंट है, तमाशा, लावनी, रंगोली, कोली, लेजिम महाराष्ट्र में है। गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, एलिफेंटा गुफा, महाबलेश्वर हिल स्टेशन, ये सभी के सभी महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। अभी अभी पूछा गया था सीजीएल के अंदर जंजीरा का किला कहाँ है। जंजीरा का किला भी महाराष्ट्र के अंदर ही रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। चलते हैं आगे। अच्छा, सबसे बड़ा जो मेन्यूमेंट है ये है आपका क्या भैया, जो नक्काशी है ये है आपका गेटवे ऑफ इंडिया। ये भी आपका जो है कहाँ पे है, ताज होटल के जस्ट सामने आपका मुंबई महाराष्ट्र में है ना। इसके अलावा तरंगमेल त्योहार और सिमगो फेस्टिवल ये कहाँ पे होता है, गोवा के अंदर होता है। सो जो फेस्टिवल भी है एक, ये भी गोवा के अंदर होती है। खून ब्लड के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो ब्लड के साइंटिफिक स्टडी है इसे हम क्या कहते हैं, है ना। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो नीचे में पतला अक्षर में लिखा रहता है योर हेमेटोलॉजी रिजल्ट, या फिर हेमेटोलॉजी, ऐसे ही कुछ लिखा रहेगा नीचे में, आप गौर से देखिएगा। इसका मतलब क्या होता है, ब्लड के जो अध्ययन है, ब्लड की जो स्टडी है, क्या मतलब ब्लड टेस्ट क्या है, स्टडी है भाई। स्टडी करते हैं हमारे ब्लड की सैंपल लेके, हमें बताते हैं भाई क्या क्या कमी, क्या क्या ज्यादा, क्या कम है ना। तो इसे हेमेटोलॉजी कहा जाता है ना। पारिस्थिति के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है, इकोलॉजी, है ना, इकोलॉजी कहा जाता है आपको पारिस्थितिकी की जो है अध्ययन को, स्टडी को, है ना, इकोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन यानी सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी। कुत्ता के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइनोलॉजी। स्टडी ऑफ डॉग्स इज कॉल्ड साइनोलॉजी।
फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड एंथोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड माइकोलॉजी। इसके अलावा शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ अलगी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी, है ना। तो ये सब कुछ बात है। अच्छा, स्टडी ऑफ झील, मतलब ये जो झील होते हैं, आपके जो झील होते हैं उसके जो अध्ययन करते हैं ना, उसे लिम्नोलॉजी कहा जाता है। कई दफा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, लेक के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडीज ऑफ लेक इज कॉल्ड लिम्नोलॉजी, है ना। तो ये सब ध्यान रखना है आपको। अच्छा, मैं लॉजी रूट वर्ड है, चूंकि आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे रूट वर्ड को पकड़ के रखना होगा। जैसे लॉजी, लॉजी का मतलब होता है जी स्टडी। स्टडी मतलब कोई चीज की पढ़ाई लिखाई, है ना। ग्राफ, ग्राफ मतलब जैसे ही कहीं भी ग्राफ शब्द दिखे, इसका मतलब कोई ना कोई चीज लिखने से संबंधित है। जैसे आपने कार्डियोग्राफ का नाम सुना होगा। कार्डियोग्राफ क्या होती है? जब आदमी पेशेंट जब लेटा होता है और उसमें जो सेट किए रहते हैं तो ग्राफ जो ऐसे ऐसे चलता रहता है ना, ऊपर नीचे ये कर्सर के जैसे जैसे सेंसेक्स चलता है कि भाई शेयर बाजार गिर उठ रहा है ना, तो इसे ग्राफ कहते हैं, है ना। तो ये जो ग्राफ कहीं ना कहीं लिखने से संबंधित होता है, लॉजी कहीं ना कहीं पढ़ने से संबंधित होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर काम आती है। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत बीमा धारकों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, है ना, के तहत PMJJY, है ना, इसके तहत जो है बीमा धारकों को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान करी जाती है। इस योजना की शुरुआत किसने करवाया था? तो 2015 ईस्वी में कोलकाता से हुई थी, लेकिन किस मंत्रालय के अंदर? तो वित्त मंत्रालय के अंदर। उस समय जेटली साहब जो है हमारे बीच थे, है ना। तो ये जो है आपका करवाए थे, है ना। हाँ, ठीक है। इसके अलावा इस योजना में लाभार्थी का उम्र सीमा कितने हैं? 18 से 50 वर्ष रखी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना काफी चर्चे में रहते हैं, है ना। तो ये जो योजना है ये 2019 में आया था। इसमें 6,000 रुपए की राशि जो है किसानों को 3 किस्त में 2-2 हजार करके चौमाही आपको जो है प्रदान करा जाता है। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना, आप जानते हैं आयुष्मान भारत योजना किस चीज से रिलेटेड है? ये 2018 में आया था। और एक आपका मिशन इंद्रधनुष भी आया था जो टीकाकरण से संबंधित है, ठीक है। इंद्रधनुष जो है ये टीकाकरण से संबंधित है ना। इसके अलावा उज्ज्वला योजना 2016 में आया था, LPG से संबंधित है ना। उजाला योजना 2015 में आया था, LED से संबंधित है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में आया था, जो है बालिका कल्याण से संबंधित है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में आया था, बैंकिंग सेक्टर का लाभ उठाने से संबंधित है। इसके अलावा बहुत सारे योजना है। PM वाणी योजना है, फ्री वाईफाई कनेक्शन से संबंधित है। PM मुद्रा योजना है, लोन मुहैया कराने से संबंधित है। PM कौशल विकास योजना है, युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार के अवसर सृजन करने से संबंधित है। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखते हुए आगे निकलना होगा, है ना। चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है, धर्मराज रथ मोन्यूमेंट कहाँ स्थित है? देखिए, धर्मराज रथ है या फिर आप इसी को कह देते हैं पांडवों में रथ, माने धर्मराज का क्या नाम है भैया? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर रथ भी आप कह देते हो इसको, है ना। धर्मराज कहा जाता है पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को, है ना। तो धर्मराज रथ जो है इंडिया के अंदर ये आपका महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। कोई बच्चा मुझे बताएगा महाबलीपुरम किसकी राजधानी थी? आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। अच्छा, मैंने यहाँ लिख ही दिया है तो क्या कहूँ। पल्लवों की राजधानी थी महाबलीपुरम, है ना। इसके अलावा जो आपका है संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। कौन थे? सिंह विष्णु, है ना। इसके अलावा जो है पल्लवों की राजधानी महाबलीपुरम नहीं थी, राइट। पल्लवों की राजधानी जो है ये महाबलीपुरम नहीं थी, है ना। पल्लवों की राजधानी थी दोस्तों कांचीपुरम, है ना, कांचीपुरम में थी। तो इसे ध्यान रखेंगे। इसके संस्थापक कौन है? विष्णु मतलब सिंह विष्णु है। महाबलीपुरम इनसे संबंधित जगह जरूर है लेकिन राजधानी नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण जो है कौन करवाए थे? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाए थे, है ना। कांचीपुरम में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका नरसिंह वर्मन सेकेंड ने करवाया था। और एक कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में है तो वो राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा जो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ टच में नहीं रहता है? ये मैं बताना चाह रहा था। यहाँ पे क्वेश्चन नीचे आ गया, आंसर पहले आ गया, ठीक है। पहले इसी का एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था, ये चोल शासक थे।
ठीक है। इसके अलावा 1000 खंभा मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय करवाए थे, और साथ ही साथ जो है आपका कृष्णदेव राय एक आनुक्त माल्याद नामक किताब भी लिखे थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, विजयनगर शासक थे। ठीक है, तो ये हो गई पहले वाले क्वेश्चन का एक्स्ट्रा फैक्ट। हम नीचे वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है। देखिए, बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा करते हैं, आपके सामने नक्शा है, ये असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और पश्चिम बंगाल है। ये 5 स्टेट जो है बांग्लादेश के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो बांग्लादेश की सीमा कितने राज्य से लगती है? 5 राज्यों से लगती है। ये 5 राज्य कौन कौन से भैया? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल। जिसमें से त्रिपुरा को स्टार लगा दीजिएगा। ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य है, जैसा कि आपको इस नक्शे में दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है। देखिए, ये जो रेड वाली है, ये जो रेड वाली लाइन है, ये रेड वाली जहाँ पे मेरी रेड पेन ही चल रही है, तो ये आपका बांग्लादेश है। तो ये त्रिपुरा को देखिए, छोटू सा, ये तीनों साइड से इधर से घिरा हुआ है, एक साइड से जो है यहाँ पे थोड़ा सा बच रहा है, बाद बाकी 3 साइड से जो है आपका किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से, और एक साइड से जो है मिजोरम और असम के टच में आ जाती है ना। तो त्रिपुरा से एक अलग क्वेश्चन बन जाता है, अन्यथा असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल ये बांग्लादेश को टच करता है। इसके अलावा भी आपसे पूछ सकता है, जैसे आपको मैं बता दूं, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई नेपाल जो है किस किस स्टेट को टच करता है, तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ये सबको जो है नेपाल जो है टच करते हैं। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल को भी टच करते हैं। इसके अलावा जो हमारा तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, ये तो बता ही दिए थे। इसके अलावा निम्नलिखित, अच्छा, बांग्लादेश से एक क्वेश्चन और है कि बांग्लादेश जो है ये सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करती है इंडिया के साथ, तो ये बात भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये हो गया। ये तो वही प्रश्न है जिसका आंसर आपको ऊपर मिल गया था। तो हम चलते हैं आगे। बांग्लादेश के बारे में समझ गए, सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है, 5 स्टेट से लगती है, त्रिपुरा तीनों स्टेट से घिरे हुए हैं। अच्छा, बांग्लादेश के साथ जो है सुंदरबन डेल्टा की सीमा भी जो है लग जाती है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश की फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, तो बांग्लादेश फॉर्मेशन जो है फॉर्म्ड हुआ था 1971 में, और इस 1971 में इंडिया भी जो है बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान के साथ युद्ध में भाग लिए थे। इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में कौन सी युद्ध हुई थी, तो आप कहते हैं कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध बांग्लादेश के मामले पे। ठीक है, ये 1971 में ही हुआ था, राइट। और बांग्लादेश का फॉर्मेशन जो है 16 दिसंबर 1971 को हुआ था, पाकिस्तान से अलग होके। इसके अलावा इसकी राजधानी ढाका है और मुद्रा का नाम टका है। चलते हैं आगे। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंसुलेटर नहीं है। देखिए, अभी अभी आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक प्रतिरोधक का काम नहीं करता है। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे प्रश्न रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर नहीं है। इस फॉर्म में कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन से विद्युत के सुचालक नहीं है, निम्नलिखित में से, और मुझे भी क्या याद आया था, इस फॉर्म में एक और क्वेश्चन आता है आपको, चलिए जब याद आएगा तभी तुरंत बता दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर नहीं है। फिलहाल यहाँ पे इंसुलेटर क्या होता है, जो विद्युत के जो है बैड कंडक्टर होते हैं, है ना, यानी कुचालक होते हैं। तो सूखा पेपर, एबोनाइट, ग्लास, मरकरी, इसमें से मरकरी जो है, मरकरी जो है, पारा जो है, ये विद्युत के सुचालक हो जाएंगे। बाद में कि सूखा पेपर, इबोनाइट, ग्लास, ये सब विद्युत के कुचालक हो जाएंगे। तो इनडायरेक्टली आपसे यही पूछा जा रहा है कि कौन इसमें से बैड कंडक्टर है। ठीक है, सॉरी, बैड कंडक्टर नहीं है, तो मरकरी जो है बैड कंडक्टर नहीं है। ठीक है, हाँ, अभी याद आ गया। इस फॉर्म में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल है या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना। तो इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो आपको ऑप्शन में ऊन दे देगा, है ना, ऊन दे देगा, प्लास्टिक दे देगा, इस प्रकार से दे देगा। तो भाई प्लास्टिक थोड़ी ना जो सड़ता गलता है, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। बाद बाकी ऊन, जानवरों की चमड़ा, जानवरों की कैरेकस, सब्जियों की छिलका, ये सब क्या हो जाएगा, डिग्रेडेबल हो जाएगा, है ना। तो इस फॉर्म में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था, तो 1951 में करा गया था। देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया और आर्टिकल 368 में वर्णित है। अब कुछ संविधान संशोधन देखेंगे जो हमारे लिए इंपोर्टेंसी रखती है। 52वां संविधान संशोधन, ये दल बदल से संबंधित है। 69वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था कि जो राष्ट्रीय राजधानी केंद्र शासित प्रदेश था दिल्ली, है ना, तो इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। 69वां संविधान संशोधन क्या है। 61वां संविधान संशोधन कम पूछे जाते हैं, लेकिन इंपोर्टेंट चीज है कि भाई मतदान की उम्र जो है 21 से घटा के 18 वर्ष किया गया था। 56वां संविधान संशोधन, ये गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था।
36वां संविधान संशोधन, ये सिक्किम को जो है 22वें राज्य के तहत भारतीय राज्य में मिलाया गया था, है ना, यानी सिक्किम राज्य बना था 1975 में, है ना। इसके अलावा 101वां संविधान संशोधन, ये जीएसटी से संबंधित है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, है ना, 2017 में आया था, है ना। जीएसटी अधिकतम 28% हो सकता है। सबसे पहले जीएसटी असम में लगा था। जीएसटी परिषद से संबंधित आर्टिकल 279 का ए है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन संभालते हैं? तो भारत के वित्त मंत्री संभालते हैं। जीएसटी किस प्रकार के कर है? तो इनडायरेक्ट टैक्स के उदाहरण है ना। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 104वां संविधान संशोधन, ये एंग्लो इंडियन से संबंधित है कि लोकसभा में पहले 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति होती थी, अब नहीं होगी। इसके अलावा 103वां संविधान संशोधन, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस जो है ना, सामान्य वर्ग के लोग जो गरीब मतलब थोड़ा गरीब तबके के हैं, उनके लिए 10% आरक्षण मुहैया कराने वाली ये अधिनियम आई थी, है ना। 102वां संविधान संशोधन, ये ओबीसी से संबंधित है। तो भैया ये जो संविधान संशोधन है इसे अपने पॉकेट में जरूर रखें, आपको जो है लॉन्ग टर्म फायदा देती रहेगी। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1915 की बैठक कहां पर हुई थी? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1915 की बैठक जो है ये बंबई के अंदर हुआ था, है ना। कुछ बैठक अपने आप में इंपोर्टेंसी रखती है, इसीलिए आपको बताना मैं यहाँ पे उचित समझा। कांग्रेस की 1916 अधिवेशन की बैठक जो है ये लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष का नाम भी पूछ लेता है तो अंबिका चरण मजूमदार ने करा था। इसमें क्या क्या हुआ था? तो मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस, इन दोनों में थोड़ा सा समझौता हुआ, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लीग की मांग को एक्सेप्ट किया गया था कई महीनों में, है ना। और यहीं पे जो है गरम दल प्लस नरम दल में फिर से जो है मिलन हो गया था, जो सूरत में अलग हो गए थे, ठीक है। अब 1917 कांग्रेस के सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष इसमें जो है अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें कांग्रेस 2 भागों में बट गए थे, गरम दल और नरम दल, मतभेद उत्पन्न हो गया था। कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की मांग जो है 1929 में लाहौर अधिवेशन में किया गया था। इसकी अध्यक्षता जेएल नेहरू साहब कर रहे थे, है ना। इसके अलावा जो कांग्रेस के है कि कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? इसी एमटीएस का यह नमूना क्वेश्चन है, ठीक है। तो कांग्रेस के प्रथम बैठक में 72 प्रतिनिधियों के साथ जो है कांग्रेस की सबसे पहले स्थापना होती है। 72 प्रतिनिधियों के साथ जो है कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय, और किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है। और प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो डब्ल्यूसी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की भी बात कर लेता है एग्जामिनर, तो बदरुद्दीन तैयब जो है ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में मद्रास अधिवेशन कांग्रेस के 3rd अधिवेशन की अध्यक्षता संभाले थे। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट है, 1917 में अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो 1925 में सरोजनी नायडू ने की थी। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक का जो है उदाहरण है? आपके पास जो इग्नियस रॉक का यहाँ पे नमूना है, आप देख सकते हैं यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 2 ही ऑप्शन रहता है। एक तो आपका बेसाल्ट रहता है, ग्रेनाइट रहता है और ग्रेवो रहता है। ये तीनों आपको ध्यान रखना है। ये इग्नियस रॉक है। क्या है? इग्नियस रॉक है। बाद बाकी इतने प्रचलित नहीं है जो आपसे पूछा जाए, लेकिन ये सब पूछा जाता है। कौन सा? बेसाल्ट, ग्रेनाइट और ग्रेवो। ये क्या है भाई? इग्नियस रॉक का उदाहरण है, ठीक है। रॉक भी कई प्रकार के होते हैं, अवसादी भी होते हैं, कायांतरित भी होते हैं, इग्नियस भी होते हैं, है ना। इसके अलावा मेटामॉर्फिक होते हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? मैंने बता दिया भैया, अभी यहाँ पे बेसाल्ट हो जाएगा, ग्रेवो हो जाएगा, है ना, या ग्रेनाइट हो जाएगा। ये सब जो है आपके इग्नियस रॉक के उदाहरण है। सभी प्रकार के भूकंपीय तरंगियों में सबसे अधिक गति किसकी होती है? कि भूकंप में जब भूकंप होती है तो भूकंप और ज्वालामुखी से आपको थोड़ा बहुत जानकारी तो रखनी ही होगी, नहीं तो एग्जाम में काम कैसे चलेगा भैया। ज्वालामुखी से मैं बता रखा हूँ कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये कटोरा जो है ये पृथ्वी है, इसके अंदर जो है यहाँ पे ये जब तक है ये पदार्थ, ये जो भी है पदार्थ है ना, ये मेल्टिंग फॉर्म में रहता है, तो इसे मैग्मा कहते हैं। और एक जब ये ज्वालामुखी उद्गार होती है तो ये ऐसे जो है निकल के बाहर आ जाती है, ये जो है आके बाहर आ जाती है और कुछ देर के बाद जो है यहाँ पे जमती है। इसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। और ये जिस मुखरे से ये निकल रही है ये पदार्थ है ना, इस मुख को जो है क्रेटर कहते हैं, है ना। ज्वालामुखी को जो है पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ये सब बात ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है और यूरोप महाद्वीप में एक भी रेगिस्तान नहीं है, तो ये बात भी यहीं से ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा है ना, भारत में एकमात्र एक्टिव वोल्केनो आपका कहाँ पे है? बैरन द्वीप है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल हम भूकंप को पढ़ रहे हैं। देखिए भूकंप में भी क्या होता है, इस प्रकार की जब पृथ्वी होती है तो यहाँ से 3 प्रकार की तरंगे निकलती है। एक तो पी निकलती
निकलती है, एस निकलती है और एल निकलती है। अब पी, एस और एल में क्या फर्क है? पी को प्राइमरी कहते हैं, ये ऊपर की तरफ भी झटका लगाते हैं और नीचे की तरफ भी फोर्स लगाते हैं। कौन सा? पी तरंग। एस तरंग की भी सेम कहानी है, ये नीचे की तरफ भी फोर्स लगाते हैं और ऊपर की तरफ भी फोर्स लगाते हैं। लेकिन एल तरंग की कहानी विपरीत है, ये सिर्फ नीचे की तरफ ही फोर्स लगाते हैं, ऊपर इसका कोई भी फोर्स नहीं जाता है। ठीक है, अब इसमें से तीन प्रकार के तरंग निकलते हैं, आप जान गए, पी, एस और एल। पी को प्राइमरी, एस को सेकेंडरी और एल को लव तरंग कहा जाता है। पी और एस ऊपर नीचे दोनों तरफ फोर्स लगाते हैं और एल तरंग सिर्फ नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं। अब इन तीरों की चाल की बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे, तो सबसे अधिक तेज प्राइमरी चलती है, इससे थोड़ा सा कम सेकेंडरी चलती है और सबसे कम तेज जो है एल तरंग चलती है। ठीक है, लेकिन विनाशकारी की बात करेंगे कि कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तो सबसे अधिक एल खतरनाक होता है, तब सेकेंडरी खतरनाक होता है और सबसे कम खतरनाक होता है पी, यानी जिसका जितना ज्यादा वेग होता है उतना कम खतरनाक होता है। आपको अटपटा लग रहा होगा लेकिन सच्चाई यही है। तो इसे ध्यान रखें दोनों ग्राफ को कि मतलब तेजता में क्या होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब वेलोसिटी में सबसे पहला प्राइमरी सबसे फास्ट, सेकेंडरी उससे कम फास्ट और एल सबसे कम फास्ट। लेकिन विनाशकारी में सबसे ज्यादा विनाशकारी लव तरंग, फिर सेकेंडरी और तब प्राइमरी। ठीक है, ये तीनों प्रकार के तरंग भूकंप में निकलते हैं। भूकंप बता दिया कहां कहां से होते हैं। अच्छा, भूकंप की उत्पत्ति जहां से होती है उसे फोकस कहा जाते हैं, फोकस कहा जाता है। ठीक है, और जहां पर पृथ्वी पर सबसे पहला झटका आता है उसे अधिकेंद्र माफ कीजिएगा, है ना, माफ कीजिएगा एक सेकेंड, पृथ्वी जब भूकंप की जो पहली झटका पृथ्वी पे जहां लगते हैं इसे अधिकेंद्र कहा जाता है ना, और जहां से उत्पत्ति होती है वहां उसे फोकस कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अच्छा, भूकंप को किस में मापते हैं? तो रिक्टर स्केल में, और भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ग्राफ होता है सिस्मोग्राफ भी, ये भी इसी से संबंधित है, तो तीनों चीज ध्यान रखेंगे। रिक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ और सिस्मोलॉजी, उसको अध्ययन कहते हैं। लॉजी लगा है तो अध्ययन हो जाएगा। तो ये सब भूकंप के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, है ना। अगला जो हमारा प्रश्न है, इससे पहले एक सेकेंड, अगला जो हमारा प्रश्न है, आईसीसी अंडर 90 महिला वर्ल्ड कप 2023 के विजेता कौन है ना। तो ये देखिए सीएचएसएल में पूछा लेकिन अभी तक एमटीएस में नहीं पूछा, पता नहीं क्यों नहीं पूछ रहा है। तो आईसीसी अंडर 90 महिला वर्ल्ड कप 2023 के विजेता भारत है। ये पहला संस्करण था भारत का, है ना, मतलब इस खेल का, और प्रथम बार के विजेता ही भारत बन गए हैं, किसे हरा के? इंग्लैंड को हरा के। ठीक है, इसमें जो प्रतियोगिता में है आपका उप विजेता कौन रहा था? तो इंग्लैंड रहा था। आईसीसी वर्ल्ड कप अंडर 90 वाली महिला वाली 2023 के अंदर इंग्लैंड जो है रनर अप रहे थे और भारत जो है विजेता रहे थे। इस खेल का आयोजन कहां पे हुआ था? तो साउथ अफ्रीका के अंदर करा गया था। ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पुरुष वाला जो है आईसीसी अंडर 90 वर्ल्ड कप हुआ था, लेकिन पिछले साल हुआ था 2022 के अंदर। तो ये आपका वेस्ट इंडीज में हुआ था और विजेता रहे थे आपके भारत ही, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के एमटीएस के ऊपर जो कुछ कॉमन टॉपिक है जो मैं पढ़ा चुका हूं, उसके क्वेश्चन मैं इसमें शामिल नहीं किया। जैसे जनगणना का क्वेश्चन शामिल नहीं किया, नृत्य का क्वेश्चन शामिल नहीं किया, है ना, प्रमुख कैरेक्टर के क्वेश्चन शामिल नहीं किए, क्योंकि ये सब मैं पहले ही इतना पढ़ा चुका हूं कि वहीं से आता है भाई। तो एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने से क्या फायदा। मैं आपको कुछ नया देना चाहता हूं कि कल हो कि एग्जामिनर का मूड भी घूम जाए, तो भी आप जो है 9 में बैठे ही रहो, नीचे मत गिरो। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।